दोस्तों, दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है या सी लेन्स हैं, ये सब इतने इंटरमिंगल्ड हैं कि एक जगह लड़ाई होती है तो फर्क पड़ता है दूसरी जगह। कोई लेना एक ना लेना दो, कोई रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी अब लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो तख्ता पलट होगा नहीं होगा, रेजिम टॉपल करेगी नहीं करेगी, ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। अब ये बात हो रही है कि बाकी गल्फ कंट्रीज पे अटैक कर दिया, मिडिल ईस्ट पे हमला कर दिया ईरान ने, वो क्यों किया, उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक आज ये है कि इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करना आवश्यक है। और मीडिया इसके बारे में कम बात कर रहा है क्योंकि यहां से कोई इमेजेस नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूं, मीडिया क्योंकि एक विजुअल मीडियम है और इसमें मीडिया वालों की गलती नहीं है, टेलीविजन स्टूडियोज की गलती नहीं है। और गलती इसलिए नहीं है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अब भारत में तो कुछ हो ही नहीं रहा और अच्छी बात है, भगवान भला करे कुछ ना हो यहां पे कभी। लेकिन क्योंकि भारत में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, अब भारत में आप ये तो नहीं दिखाएंगे ना कि कोई मिसाइल गिर रही है, क्योंकि कोई मिसाइल गिर ही नहीं रही। आप ये तो नहीं दिखाएंगे ना कि कोई ड्रोन उड़ के फट रहा है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। और फिर ये टीवी पे चीजें चल नहीं पाती क्योंकि जब कुछ दिखता नहीं है तो आप दिखाएंगे कि अपनी ऑडियंस को। तो पूरे के पूरे टीवी कैमराज हैं वो मिडिल ईस्ट, अब सब कुवैत के यूएस एम्बेसी के ऊपर एक ड्रोन गिरा है और यहां पे दुबई के होटल में वो मिसाइल चली गई है और ये हो गया और ईरान ने ऐसा कर दिया वैसा, ये सारी की सारी बातें हो रही हैं और ये हो भी रहा है। दिस इज द ट्रूथ, ये सच है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें भारत पे क्या असर पड़ेगा, यह मैं आपको बताता हूं दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे पास लगभग रोज 2.5 to 2.7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल आता है। उस पूरे इलाके को अगर आप देखें दोस्तों, पूरे इलाके को, राइट, वहां पे अगर आप देखेंगे आपको एक बात पता लगेगी कि मोर देन 60% ऑफ इंडियाज एनर्जी कम्स फ्रॉम दैट एरिया। मैं कोई खास कंट्री की बात नहीं कर रहा, इट कुड बी कुवैत, इट कुड बी कतर, इट कुड बी यूएई, इट कुड बी सऊदी अरेबिया। अब दोस्तों यहां से जब भारत का ओवर 60% ऑफ ऑयल आएगा या एनर्जी आएगी तो क्या आपको लगता नहीं है कि भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा? अच्छा चलिए, कुछ समय के भारत के पास ऑयल रिजर्व्स हैं। इंडिया हैज सर्टेन ऑयल रिजर्व्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट गैस रिजर्व्स तो नहीं है हमारे पास वैसे। वी डोंट हैव दोस काइंड ऑफ गैस रिजर्व्स। व्हाट इज इंडिया गोइंग टू डू? यानी कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला करते हैं और भारत में डेली इसेंशियल्स का भाव बढ़ जाता है। इसका क्या सेंस है और क्या लॉजिक है? लेकिन है, तेल का भाव बढ़ेगा, हर चीज का भाव बढ़ेगा। अब भारत क्या करेगा अगर भारत को तेल चाहिए? क्योंकि वहां से तेल लगभग बंद हो गया है, आप मान के चलिए लगभग बंद हो गया है। और क्योंकि अभी होली, अब देखिए कल होली है, अगर कल होली है तो स्टॉक मार्केट बंद है, तो आपको इतनी मूवमेंट दिखाई नहीं देगी, इतनी मूवमेंट आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा एवरीथिंग विल गेट इंपैक्टेड। नेक्स्ट वीक तक आप देखिएगा, और ये दुनिया भर में होने वाली है, दुनिया भर में होने वाली है। अच्छा, ये दाम बढ़ते क्यों हैं? अब आप बोलेंगे साहब ठीक है, तेल के, अच्छा वो जो तेल है अब वो कहीं और से आएगा, वो कहीं और कहां है? अगर आपका इराक से, सऊदी से, यूएई से, कतर से और जगहों से अगर आपको ऑयल एंड गैस नहीं आ रहा है या फिलहाल के लिए रुक गया है, तो गाड़ी में तो भाई जब गौरव वारिया गाड़ी चलाएगा उसको तेल डलवाना है अपनी गाड़ी में, वो तेल आएगा कहां से? फिर कुछ समय के लिए हमारे पास है, लेकिन जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं आपको तो बना के रखने हैं। वो यू हैव टू कीप देम एट अ सर्टेन लेवल इन केस ऑफ अनदर इमरजेंसी, और कुछ और इमरजेंसीज हो सकती हैं। तो अब ये तेल आएगा कहां से दोस्तों? 2-3 सोर्सेज समझ में आते हैं। वेस्ट अफ्रीका से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, राइट। वापस भारत रूस से बोले कि तेल दो, और अमेरिका से बोले कि भाई बताओ, तुम तो कह रहे थे सैंक्शन लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, फलाना ढिमका, यहां पे तुमने लड़ाई कर दी है यार, कहीं ना कहीं से तो इंसान तेल लेगा। तो भारत रूस से ले सकता है, भारत वेस्ट अफ्रीका से ले सकता है, ऑलराइट, या फिर भारत लैटिन अमेरिका से बात करेगा, वेनेजुएला से। अब वेनेजुएला का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं दोस्तों कि उस मात्रा में तेल, हां वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, एंड वी हैव द कैपेसिटी इन इंडिया टू रिफाइन वेनेजुएलन ऑयल, क्योंकि अलग अलग ऑयल की अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होती है और अलग अलग रिफाइनरीज चाहिए होती हैं उस प्रकार के। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप सऊदी अरब के ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप वेनेजुएला के ऑयल को भी रिफाइन करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन भारत के पास है। अब इशू यह है कि इतनी ज्यादा मात्रा में जो तेल चाहिए
वो कैसे होगा? चाइना के लिए फिर भी आसान है दोस्तों, चाइना के लिए फिर भी आसान है। चाइना का बॉर्डर रशिया के साथ लगता है, और चाइना ने तो वैसे ही अमेरिका को बोल दिया कि गेट लॉस्ट, जो हमें तेल लेना है हम लेंगे। काफी हद तक भारत ने भी अमेरिका को रोक रखा है, लेकिन अब भारत बात करेगा अमेरिका से और बाकी देशों से कि भाई सुनो, तुम्हारी लड़ाई है यार, तुम्हारी लड़ाई है, हम तुम्हारे साथ बातचीत करके एक लेवल तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, क्योंकि तुम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो तो हम भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन ये एक तरफा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं चलेगा। इंडिया नीड्स ऑयल, ये हमारी मजबूरी है। अब जैसे करो वापस रूस से लो, जैसा करना है करो, लेकिन वी हैव टू डू इट, राइट। ये तो हो गया साहब तेल वेल का मामला और गैस का मामला, लेकिन भारत एक्सपोर्ट भी तो करता है, और भारत के बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट्स भी हैं उस इलाके के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नियरली हाफ ऑफ इंडियाज बासमती राइस गोज टू सऊदी अरेबिया, द मिडल ईस्ट, कुवैत, बहरीन, कतर। टॉप प्रीमियम बासमती चावल भारत का, और अरबों डॉलर का, नियरली हाफ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स दे गो देयर। ये तो एग्रीकल्चरल आपका प्रोड्यूस हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन अरबों डॉलर के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं। जो कहते हैं ना साहब, मैं दुबई जा रहा हूं, आपके लिए आईफोन ले आऊं, मैं दुबई जा रहा हूं, आपके लिए आईफोन ले आऊं, हाँ भाई दुबई से लिया, सस्ता मिलेगा। वो तमिलनाडु में बन रहा है, वो जो दुबई में मिल रहा है ना आईफोन, वो एक्चुअली तमिलनाडु में बन रहा है। तो आप ले आइए दुबई से, आप दुबई से ले आते हैं। अब इशू ये है कि भारत उस इलाके में एक्सपोर्ट जबरदस्त करता है, तेल के इंपोर्ट, एनर्जी के इंपोर्ट, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन भारत एक्सपोर्ट भी तो करता है, और उन्हीं देशों को करता है, और भारी मात्रा में, और अरबों डॉलर का करता है। फिर क्या होगा? अच्छा, दूसरी चीज, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गई कि अगर भारत को, अब देखिए भारत और भी चीजें बनाता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपका फैब्रिक है, आपका 10 किस्म का और काम है यार। ये अरबों डॉलर का माल अब कहां से जाएगा? अब इसको जाना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से। अगर आप मैप देखें अफ्रीका का, सामने अगर आप देखें अफ्रीका का मैप, तो अब आप सुएज कैनाल की रूट से तो जा नहीं पाएंगे, या उस इलाके से आप जा नहीं पाएंगे। कल अगर आप ये सोचें कि साहब हम हाइफा पोर्ट से निकल जाएं या कहीं और से निकल जाएं, दैट यू कांट डू। तो आप जाओगे कहां से? फिर आपको गोल घूम के जाना पड़ेगा, यानी कि केप ऑफ गुड होप। फिर से मैं आपको दिखाता हूं, अफ्रीका का मैप देखिए, बिल्कुल नीचे से आप जाएंगे। तो जब आप बिल्कुल नीचे से जाएंगे और फिर जाने की कोशिश करेंगे आप अमेरिका या फिर यूरोप, तो आपके 20 से लेकर 25 दिन आपके ऐड हो जाएंगे उस पूरे सफर में, उस पूरी जर्नी में 20-25 दिन ऐड हो जाएंगे। अब 20-25 दिन ऐड हो जाएंगे तो फिर लॉजिस्टिक्स का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो इंश्योरेंस का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो एनी विच वे यू विल लूज मनी, आपको इकोनॉमिक धक्का लगने वाला है। क्योंकि अब यही देखिए ना, ये देखिए, ईरान पे हमला हो रहा है, इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, और मुंबई में तुअर दाल के भाव बढ़ गए। दैट्स जस्ट द वे द ग्लोब इज। ऐसे ही होता है दोस्तों। नॉर्मल दाल, अब आप बोलेंगे साहब कैसे बढ़ गए, ये तो भारत में ही उगती है, भारत में ही उगती है। सब्जियां हमारी कौन सी बाहर से आती हैं, भारत में ही तो उगती है सारी की सारी सब्जियां। जो दूध है, मक्खन है, घी है, ये सब डेली की जो चीजें हैं हमारी, इसके दाम बढ़ेंगे। इसके दाम इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि तेल के दाम बढ़ गए। भाई अगर पंजाब से गेहूं आ रहा है आपके पास, तो ट्रक में आ रहा है ना वो। अगर वो ट्रक में गेहूं आ रहा है तो ट्रक में अगर तेल है वो 10-15 रुपए ज्यादा डीजल हो गया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर 10-15 रुपए डीजल हो गया तो जो माल उसके ऊपर है वो तो और महंगा हो ही जाएगा। मुंबई में थोड़ा ना गेहूं उग रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो आएगा वो। सिमिलरली महाराष्ट्र से जो चीज बन के जा रही है वो भी महंगी हो जाएगी। तो जो महाराष्ट्र में चीज आएगी वो महंगी होगी, जो यहां से चीज जाएगी वो महंगी होगी, क्योंकि कहीं और हजारों किलोमीटर दूर बमबारी चल रही है और एनर्जी के सारे सप्लाई लाइंस आपने कट कर दिए फिलहाल के लिए। अब दोस्तों, मैं शुरू में आपसे कह रहा था ना कि हो क्यों रहा है, ये हो इसीलिए रहा है, ईरान इसीलिए कर रहा है कि दुनिया में इतना कलेश फैले कि लोग चीखना शुरू कर दें। अब लोग पार्लियामेंट में बोलेंगे मोदी जी से कि मोदी जी आप बताइए, हर चीज इतनी महंगी कैसे हो गई, कैसे हो गई महंगी, नहीं होनी चाहिए, सरकार फेल हो गई, फलाना ढिमक। और सरकार इसमें क्या ही कर लेगी, क्योंकि लड़ाई कहीं और हो रही है। तो आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो आपके पास पैसा है, आप और पैसा मार्केट में डालें और किसी तरीके से आप स्टेबलाइज करने की कोशिश करें कॉस्ट को। सरकार वो कॉस्ट बेयर करेगी, यही होगा, इसके अलावा और कोई चारा तो है नहीं। आई डोंट सी एनी अदर वे ऑफ मैनेजिंग दिस क्राइसिस। तो ये होगा, यही ईरान चाहता है कि लोग सड़क पे आ जाएं, महंगाई हो गई है,
कोई दुबई वाले बोलें कि यार ये क्या हो गया, हमारी तो होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म बिल्कुल फ्लॉप हो गई क्योंकि यहाँ पे लोग ड्रोन और मिसाइल मार रहे हैं। वहाँ पे कतर बोलेगा क्या हो गया है, वहाँ पे अरामको के ऊपर आपने मिसाइल मार दी, ड्रोन मार दिया। इन्होंने पहले भी अटैक करा था अरामको के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, सब लोग इजराइल और अमेरिका पे चढ़ दौड़ेंगे और उनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर डालेंगे कि लड़ाई बंद करो बंद करो बंद करो। ऑल दीज थिंग्स विल हैपन। तो किसी तरीके से ईरान को या ईरानियन रेजिम को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। लिहाजा इतना कलेश करो कि दुनिया चीखे कि लड़ाई यहां पे क्यों हो गई। चाहे उन लोगों का आपकी लड़ाई से कोई लेना एक ना लेना दो, चीखने चाहिए सब लोग, तब जाके इनके कान में आवाज जाएगी, तब हम बचेंगे। दैट इज द अंडरलाइंग इंटेंट ऑफ दिस एंटायर एक्टिविटी दैट द ईरानियन रेजिम इज डूइंग नाउ।